चीन में ना एक नया मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन इस बार ये कोई बम बनाने के लिए नहीं है, ना ही कोई मिसाइल। ये है एक कंप्यूटिंग स्टैक। और बिल्कुल पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट की तरह ही ये भी एक युद्ध से पैदा हुआ है, एक बिल्कुल नए तरह के युद्ध से। ये मशहूर लाइन जो पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट के बारे में है, उस प्रोजेक्ट ने दूसरा विश्व युद्ध खत्म किया और अमेरिका को एक सुपर पावर बना दिया। तब पूरी दुनिया दांव पर थी। आज इस नई टेक्नोलॉजी की दौड़ में दांव उतने ही ऊंचे हैं और ये एक नए नाटकीय टकराव की नींव रख रहा है। अक्टूबर 2022 में अमेरिका ने चीन पर एक बहुत बड़ा हमला किया, लेकिन ये हमला मिसाइलों से नहीं हुआ था। नहीं, ये हुआ था एक्सपोर्ट कंट्रोल से, यानी निर्यात पर पाबंदी लगाकर, और इसने चीनी बाजार को अंदर तक हिलाकर रख दिया। असर तुरंत और बहुत भयानक था। जिन कंपनियों पर इन नए नियमों का असर पड़ा, उनकी मार्केट वैल्यू एक झटके में $240 बिलियन गिर गई, और ये सब बिना एक भी गोली चलाए हुआ। तो सवाल ये है कि ये आखिर हुआ कैसे? देखिए, अमेरिकी स्ट्रैटेजी को एकदम फुल प्रूफ बनाया गया था। ये इस आइडिया पर आधारित थी कि चीन को एआई सुपर पावर बनने से रोकने के लिए उसके रास्ते के 3 सबसे जरूरी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। पहला दरवाजा था डिजाइन, यानी चिप का दिमाग। देखिए, कॉम्प्लेक्स चिप्स बनाने के लिए ना EDA नाम के स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। तो अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने इन जरूरी सॉफ्टवेयर टूल्स को क्लाउड लाइसेंस के पीछे लॉक कर दिया। नतीजा, चीन के चिप डिजाइनर्स के लिए एडवांस चिप्स बनाना लगभग नामुमकिन हो गया। दिमाग के बाद बारी आई हाथ की, यानी चिप को बनाने की असली काबिलियत की। चिप डिजाइन होने के बाद उसे प्रिंट करना होता है, और इसके लिए दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन चाहिए, जो नीदरलैंड्स की कंपनी ASML बनाती है। तो अमेरिका ने उन्हें कैसे रोका? बहुत चालाकी से। उन्होंने ASML मशीन के अंदर लगे एक जरूरी अमेरिकी पुर्जे का इस्तेमाल किया और चीन को इसकी बिक्री पर ही बैन लगा दिया। मतलब उनकी मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता ही ठप कर दी। और आखिर में तीसरा और आखिरी दरवाजा था हार्डवेयर। अमेरिका ने परफॉर्मेंस की ऐसी सीमाएं तय कर दी कि कोई भी चिप जो एडवांस्ड AI के लिए जरा भी तेज थी, उसे चीन को बेचना ही गैर कानूनी हो गया। दिमाग, हाथ और हार्डवेयर, तीनों रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए गए। अब कागज पर तो यह प्लान एकदम परफेक्ट था। ऐसा लगा कि बस चीन का खेल खत्म। लेकिन यहीं पर वॉशिंगटन ने एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसी एक गलती ने पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। तो वो गलती थी क्या? ऐसी क्या चूक हो गई जिससे ये पूरी की पूरी परफेक्ट योजना फेल हो गई और चीन को वापसी का मौका मिल गया? ये थी वो सबसे बड़ी गलती। अमेरिका ने चीन को एक मार्केट इकोनॉमी की तरह देखा। उन्हें लगा कि चीनी कंपनियां सिर्फ तिमाही मुनाफे और शेयर होल्डर्स के बारे में सोचती हैं। लेकिन वो ये समझने से चूक गए कि चीन की सरकार के लिए ये मुनाफे का नहीं, बल्कि देश के अस्तित्व और अमेरिका पर से निर्भरता खत्म करने का सवाल था। और देखिए, जब बात देश के अस्तित्व पर आ जाए तो कंपनियां मुनाफे की परवाह नहीं करतीं। चीन की सरकार ने अपनी कंपनियों में अंधाधुंध पैसा डालना शुरू कर दिया, और फिर उन्होंने इन 3 बंद दरवाजों को खोलने के लिए कुछ ऐसे जुगाड़ निकाले जिनके बारे में सुनकर हैरानी होती है। तो सॉफ्टवेयर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डीपसीक जैसी कंपनियों ने एक कमाल का हॉस्पिटल मॉडल तैयार किया। सोचिए, एक अमेरिकन AI मॉडल में क्या होता है? हर मरीज के लिए सारे डॉक्टर्स को बुला लिया जाता है, लेकिन चीनी मॉडल में एक स्मार्ट रिसेप्शनिस्ट है जो सिर्फ सही स्पेशलिस्ट को बुलाता है। इससे कंप्यूटिंग पावर की इतनी बचत हुई जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, अब अगली मुश्किल थी डेटा ट्रांसफर की। अमेरिका ने उन हाई स्पीड केबलों पर बैन लगा दिया था जो चिप्स को आपस में तेजी से बात करने देते हैं। तो चीन ने क्या किया? उन्होंने डेटा को एक आइकिया सोफे की तरह कंप्रेस कर दिया। मतलब बड़े सोफे को एक छोटे से बॉक्स में पैक करो और छोटे दरवाजे से निकाल लो। उन्होंने असल में डेटा को एक जिप फाइल बना दिया। लेकिन असली और सबसे बड़ी चुनौती थी हार्डवेयर की। देखिए, एक पावरफुल NVIDIA H100 चिप एक ट्रक की तरह है, और चीन को जो कमजोर H20 चिप्स मिल रहे थे वो स्कूटर जैसे थे। अब वही काम करने के लिए जहां एक ट्रक काफी था, वहां उन्हें 7 स्कूटर लगाने पड़ रहे थे, और ये 7 स्कूटर मिलकर ट्रक से 4 गुना ज्यादा बिजली खाते थे। ये बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंट था। तो चीन का जवाब क्या था इस समस्या का? बहुत सीधा और बहुत बड़ा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर हमारे चिप्स 4 गुना ज्यादा बिजली खाते हैं तो हम बिजली ही 4 गुना सस्ती बना देंगे। और यहीं से उनके एक अविश्वसनीय एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। जरा चीन के नक्शे को देखिए।
ये जो हू लाइन है, ये देश को दो हिस्सों में बांटती है। पूर्व में 94% आबादी है, लेकिन पश्चिम में देश की 57% जमीन है और वहां लगभग कोई नहीं रहता। यही खाली विशाल जमीन सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स के लिए एकदम परफेक्ट थी। उन्होंने गोबी रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका लक्ष्य था 450 गीगावाट बिजली पैदा करना। आपको अंदाजा है ये कितना होता है? ये जर्मनी और ब्राजील की कुल बिजली उत्पादन क्षमता को मिला दें, उससे भी ज्यादा है। ये अपने आप में एक हैरान कर देने वाली उपलब्धि है। और सरकार वो भी पूरी ताकत से इस काम में जुट गई। उन्होंने चीन के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में $47 बिलियन झोंक दिए। ये पैसा घाटे में चल रही कंपनियों को तुरंत दिया गया, सिर्फ एक शर्त पर, अपनी सप्लाई चेन से अमेरिका को पूरी तरह हटा दो। इस पैसे से कुछ ऐसे कमाल के इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स शुरू हुए जिनके बारे में सुनकर हैरानी होती है। उन्होंने नेचुरल एयर कंडीशनिंग के लिए पहाड़ों के अंदर डेटा सेंटर बना डाले, सर्वरों को ठंडा रखने के लिए उन्हें समुद्र के नीचे डुबो दिया और रेगिस्तानों को विशाल सोलर बैटरी में बदल दिया। तो इस पूरे टेक वॉर का नतीजा क्या निकला? चीन को कमजोर करने के बजाय अमेरिकी बैन ने एक वैक्सीन की तरह काम किया। हाँ, उन्होंने चीन को बीमार जरूर किया, लेकिन आखिर में उसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी के वायरस से इम्यून बना दिया और इसी वजह से एक पूरी तरह से आजाद इकोसिस्टम पैदा हुआ। आज की तारीख में चीन ने एक पूरा का पूरा पैरेलल टेक इकोसिस्टम खड़ा कर लिया है। ओपनएआई की जगह उनके पास डीप सीक है, एनवीडिया की जगह हुआवे असेंड, विंडोज की जगह हार्मनी ओएस। उन्होंने हर जरूरी अमेरिकी टेक्नोलॉजी का अपना घरेलू विकल्प तैयार कर लिया है। तो इस पूरी कहानी से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। पहला, एक मजबूत देश के लिए बैन कभी कभी जहर नहीं बल्कि एक वैक्सीन का काम कर सकते हैं। दूसरा, जब बात देश के अस्तित्व पर आती है तो मुनाफा कोई मायने नहीं रखता। और तीसरा और सबसे जरूरी, इस खेल में असली ताकत उसी के पास है जिसके पास ऊर्जा का कंट्रोल है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई की ऊर्जा की भूख दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, शक्ति का संतुलन कैसे बदलेगा? क्या जिसके पास ऊर्जा का कंट्रोल होगा वही असली विजेता होगा? बाकी देश इस नई हकीकत का सामना कैसे करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।